तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें आर्कियोलॉजी में जो हम करते हैं, वो मोर और लेस उसमें स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार हमारे पास में फैक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं होते, तो हमको स्पेकुलेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है, ज़्यादा एम्फेसिस करना पड़ता है। तो यहाँ से फिर अब सवाल उठता है कि आखिर इतना जो आर्कियोलॉजिकल वर्क हमने किया, इतनी रिसर्च करी, इतना सब किया, उसके बाद भी अगर अपने को स्पेकुलेशन करना पड़ रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में, तो इतनी आर्कियोलॉजिकल स्टडी से फिर हमको अल्टीमेटली अचीव क्या हुआ है, वो सॉलिड सॉलिड हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं जो इतनी आर्कियोलॉजिकल स्टडी कर कर हमने हासिल की हैं। अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए हमको चले मान लें कि हमको ज़्यादातर चीज़ें अजम्पशंस पर लेकर चलना पड़ रही हैं, तो फिर यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अजम्पशन बहुत कम मात्रा में है या फिर स्पेकुलेशन बहुत कम मात्रा में है और इस बात की संभावना बहुत कम है कि इसमें आने वाले वक्त में नया अगर रिसर्च या नए तरीके की कुछ अगर हमको एविडेंसेस मिलते हैं तो बहुत कम बदलाव आने की संभावना है। तो ये जो क्वेश्चन है उसी से ये पॉइंट या फिर ये टॉपिक निकल कर आता है, व्हाट हैज बीन अचीव्ड आफ्टर सो मेनी डिकेड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्क, या फिर ये सवाल निकल कर आता है कि इतने सालों या इतने दशकों का जो आर्कियोलॉजिकल वर्क है, 1850 के आसपास से हड़प्पा में खुदाई शुरू हुई थी, 1850 से 1950 और लगभग ये 2000 यानी कि 150 साल पहले, और आज ये मिला लें तो लगभग 170 175 साल हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को स्टडी करते हुए। तो आखिर क्या क्या वो चीजें हैं जो सॉलिड तौर पर हम कह सकते हैं या फिर जिसके बारे में हम लोग प्रामाणिक तौर पर, निर्णायक तौर पर कुछ कह सकते हैं, क्या हमने आखिर अचीव किया है? तो जवाब यह है कि आज की तारीख में हमें हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में एक बहुत फेयर आइडिया है, फेयरली एक गुड आइडिया है। हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग है हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में कि ये किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके की इनकी फंक्शनिंग थी, किस तरीके से ये अपना पूरा काम कारोबार चलाया करते थे, किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी, लोग किस किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए थे, इसके बारे में आज की तारीख में हमारे पास में एक फेयर अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरीके से हम लोग ये भी समझ पाने में कामयाब हुए हैं कि सोशल डिफरेंसेस किस तरीके से थे, पूरे आपका जो समाज था हड़प्पा का उसमें सोशल डिफरेंसेस किस तरीके के थे और सिविलाइजेशन किस तरीके से फंक्शन करती थी, इसके बारे में भी एक ठीक ठाक अंदाजा लगा है। सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे इसको लेकर अपन ने पूरा का पूरा एक लेक्चर बनाया है, उसको आपने देखा भी होगा। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस थे और सोशल डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए आर्टिफैक्ट्स को हम लोगों ने स्टडी किया। साथ ही साथ हमने जो कबर है या फिर जो उनके कब्रें जो है उनकी स्टडी किया, उनकी टॉम्स वगैरह को स्टडी कर कर हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिली। इसी तरीके से लग्जरी आइटम और जो नॉर्मल इस्तेमाल होने वाला आइटम है वो कहाँ कहाँ और कितनी मात्रा में मिल रहा है, उसके बेसिस पर ही हमने अंदाजा लगाए। तो इन सब के बेसिस पे हमको हड़प्पन एक सिविलाइजेशन की फंक्शनिंग का एक अंदाजा लगा कि लोग किस तरह से क्या क्या काम किया करते थे, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। प्लस सोशल डिफरेंसेस थे, इकोनॉमिक बेसिस पर थे, और इसके अलावा भी कई सारे शायद दूसरे एस्पेक्ट्स उसमें शामिल होंगे। इस पे बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर सोशल डिफरेंस या सोशल क्लासिफिकेशन था, ये बात तय है। It is not, it is really not clear how much more we would know if the script were to be deciphered. If a bilingual inscription is found, questions about the languages spoken by the Hadappans could perhaps be put to rest. अब आज की तारीख में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो अपने सामने खड़ा हुआ है वो ये है कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम लोग हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर कर पाएंगे? क्या हम लोग कभी हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसको समझ पाएंगे? तो इस सवाल का हमारे पास आज की तारीख में जवाब नहीं। अगर किसी दिन हम लोग हड़प्पा की स्क्रिप्ट किसी तरीके से पढ़ सकने में कामयाब हो गए तो शायद हमारे पास ये क्या भाषा बोला करते थे और अपनी भाषा में किस तरीके से चीजों को कन्वे करते थे, और उसका एक तो हमको जवाब मिल जाएगा। और शायद इनकी स्क्रिप्ट्स पर जो काफी इनकी स्क्रिप्ट्स में अपनी सील्स पर और बाकी जगहों पर बहुत सी बातें जो ये कह गए हैं वो भी हमको समझ में आ जाएंगी। तो शायद हड़प्पा की जो सील है उसको ज्यादा बेहतर तरह से हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एंड हड़प्पा की सील के साथ ही साथ उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे भी हम लोग शायद सिविलाइजेशन को और ज्यादा बेहतर तरह से समझ पाएंगे। अब ये हमारी किस्मत है कि शायद, या फिर हमारी अगर किस्मत किसी दिन साथ दे जाए तो शायद किसी दिन हमको कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा और उसकी मदद से ये चीज हो जाएगी। बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं समझते हैं। या बाइलिंगुअल अगर आपके पास में कोई सोर्स आ जाए तो उससे किस तरह से हम लोग हड़प्पा वालों की भाषा पढ़ सकते हैं उसको समझते हैं। हुआ क्या कि अपने को जो सिक्के वगैरह काफी सारे जो हमारा आज का इलाका है अफगानिस्तान का या नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है वहां पे आपको काफी सारे सिक्के मिल गए ग्रीक राजाओं के। अब ग्रीक राजाओं ने जो सिक्के जारी किए थे उन सिक्कों में एक तरफ तो उन्होंने अपनी ग्रीक भाषा में जो है अपना नाम और बाकी सारी चीजें लिखी थी, और दूसरी तरफ खारोष्टी लिपि जो थी उसमें उन्होंने काफी सारी बातें लिखी हुई थी। अब खारोष्टी लिपि लोगों को उस वक्त पता नहीं था कि कैसे पढ़ी जाती है, खारोष्टी लिपि का कोई अंदाजा नहीं था, मगर क्योंकि ग्रीक भाषा में सामने की तरफ जो चीज लिखी है खारोष्टी लिपि में सिक्के के दूसरी तरफ में वही बात लिखी होगी, इसके बेसिस पर अब वो स्कॉलर्स जो ग्रीक भाषा पढ़ सकते थे उन्होंने खारोष्टी भाषा के अक्षरों को उसके साथ में जमाना शुरू
किया और पैरेलल लगाना शुरू किया। जैसे कि खारोष्ठी भाषा का मुझे सिंबल एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मगर लेट्स से एक सिंबल ऐसा हो गया, एक सिंबल ऐसा हो गया, एक सिंबल ऐसा हो गया, एक सिंबल ऐसा हो गया। इस तरीके से अगर खारोष्ठी भाषा के सिक्के की एक तरफ में कुछ ऐसे सिंबल्स लिखे हुए हैं और सिक्के की एक तरफ में आपको रोमन लिपि में ये में जो है कोई नाम लिखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपने लगाया कि यार पहला अक्षर ए लिखा है और उसके करस्पॉन्डिंग पहला जो सिंबल है ये बना हुआ है, तो हो सकता है खारोष्ठी में इसको जो है ए प्रोनाउंस किया जाता हो। दूसरा अक्षर बी लिखा हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग जो है सिक्के के ऊपर खारोष्ठी में ये सिंबल बना है, मतलब ये वाले सिंबल को बी, इसी तरीके से लेट से इस वाले को डी, इस वाले को वाई। तो ऐसे आपने फिर पैरेलल जमा कर जो अलग अलग उस खारोष्ठी लिपि के जो अलग अलग वर्ड्स थे उनका प्रोनाउंसिएशन पता कर लिया कि इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। उसके बाद में फिर उसको प्रोनाउंस करके देखा तो आपको फिर समझ में आ गया। राजा का नाम जो आपने ग्रीक भाषा में लिखा था वही राजा का नाम फिर खारोष्ठी भाषा में लिखा हुआ था। इसी तरीके से अ, अब खारोष्ठी भाषा में और बाकी जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस में अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे उनको स्टडी किया गया, क्योंकि अब आपको खारोष्ठी पढ़ना आ गई थी तो जो इंस्क्रिप्शन में एक बात जो है आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है वही बात जो है खारोष्ठी लिपि में लिखी थी। खारोष्ठी पढ़ना आ गई तो उससे आपने ब्राह्मी पढ़ना सीख ली, इससे डिसाइफर कर लिया आपने शिलालेखों को और उसकी मदद से फिर आपको जो है पता चल गया। तो इस तरीके से अगर एक आपके पास में कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिल जाए जिसमें से एक भाषा अगर आपको पढ़ना आती हो तो दूसरे के बारे में अंदाजा लग जाता है। अब वही हमारी किस्मत अगर किसी दिन साथ दे जाए और हमारे पास में कोई इस तरीके का बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन आ जाए जिसमें एक तरफ तो आपका ये हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी हो और दूसरी तरफ एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी हो जिसको हम लोग पढ़ सकते हो, तो जो पढ़ सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसके बीच में फिर हम लोग पैरेलल बना के इसके जो अलग अलग सिंबल्स हैं उनका क्या मतलब बनता है, उनका क्या प्रोनाउंसिएशन है, किस साउंड या किस साइलेबल को वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग पकड़ लेंगे और उसकी मदद से फिर हम लोग हड़प्पा की स्क्रिप्ट को पढ़ सकने में कामयाबी हासिल करेंगे। और अगर जिस दिन ये कामयाबी मिल गई, जिस दिन हड़प्पा की स्क्रिप्ट डिसाइफर हो गई, तो शायद बहुत से सवालों के जवाब हमको फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चल जाएंगे। मगर हाल फिलहाल जब तक ये स्क्रिप्ट नहीं डिसाइफर होती तब तक इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कौन सी भाषा बोला करते थे और इस भाषा ये आपकी अल्फाबेटिकल तो खैर नहीं थी, ये बात अपने को समझ में आती है। पिक्टोरियल लैंग्वेज में ये किस भाषा में कम्युनिकेट किया करते थे, वो भाषा से ही आज की जो इंडियन भाषाएं निकल कर आई हैं या फिर कुछ और कहानी है, इन सारे सवालों के जवाब शायद तब हमको मिल पाए आज की तारीख में, मगर इन सवालों का जवाब अपने पास में नहीं है। Several reconstructions remain speculative at present. Was the Great Bath a ritual structure? How widespread was literacy? Why do Harappan cemeteries show little social differentiation? अब कई सारे ऐसे भी सवाल हैं जिसके जवाब आज की तारीख में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, उसमें फिर आपको स्पेकुलेशन लगाना पड़ रहा है, उसमें फिर आपको अनुमान लगाना पड़ रहा है। जैसे कि ग्रेट बाथ जो मिल गया है, तो वॉज द ग्रेट बाथ अ रिचुअल स्ट्रक्चर? अब ये हमने अपनी तरफ से तो मान लिया है कि ग्रेट बाथ जैसा कोई स्ट्रक्चर पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं देखने को नहीं मिला, तो हो ना हो ये कुछ खास जो है प्रयोजन पे इस्तेमाल होता था, किसी रिचुअल बात के लिए इसका प्रयोग होता था। अब ये बोल के हमने अपने आप को समझा लिया, मगर क्या एक्चुअल में इसका यही सिग्निफिकेंस था या इसका कोई और मतलब बनता है? आप इसके बारे में आप प्रामाणिक तौर पर आज भी जो है एकदम दिल पे हाथ रख के 100% कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये थोड़ा एक स्पेकुलेशन। इसी तरीके से लिटरेसी कितनी वाइड स्प्रेड थी, कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने लोग जो है आपका पढ़ सकते थे, कितनों के पास में अक्षर ज्ञान था, ये सवाल का अपने पास में आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है। अब इस पे फिर एक स्पेकुलेशन लगाना पड़ेगा कि सील्स क्योंकि बड़ी मात्रा में मिली हैं और हड़प्पा की स्क्रिप्ट छोटी छोटी जगहों पर भी जो है इस्तेमाल हुई है, तो शायद लोग पढ़ लिख सकते होंगे, बड़ी मात्रा में पढ़ लिख सकते होंगे। अब ये अपना स्पेकुलेशन है, सही है गलत है, कितना सही है कितना गलत है, इस पे कुछ खास कहा नहीं जा सकता। इसी तरह से हड़प्पा में ये तो समझ में आता है कि सोशल डिफरेंशिएशन था, इकोनॉमिक बेसिस पर था, कास्ट बेसिस जैसा कोई डिफरेंशिएशन था या नहीं था वो अपने को नहीं पता, मगर इकोनॉमिक बेसिस पर सोशल डिफरेंशिएशन समझ में आता है। तो जिस तरीके से अगर आर्थिक तौर पर सोशल डिफरेंशिएशन था तो सिमेट्रीज में, यानी कि जहां पर ये अपने मुर्दे दफनाया करते थे, वहां पर भी ये सोशल डिफरेंशिएशन देखने को मिलना चाहिए। वहां पर आश्चर्यचकित करते हुए अपने को बहुत ज्यादा सोशल डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। तो अगर हड़प्पा की सोसाइटी में सोशल डिफरेंशिएशन था तो मरने के बाद में कब्रों में जब दफनाया जा रहा है वहां पर सोशल डिफरेंशिएशन इतना क्यों नहीं समझ में आ रहा? इस सवाल का आज की तारीख में कोई एक आप कह सकते हैं कि प्रामाणिक जवाब अपने पास में नहीं है। तो इस तरीके की जो है अब यहां पर आपने को स्पेकुलेशन लगाना पड़ता है। हो सकता है कल को अगर ज्यादा कुछ नए एविडेंसेस मिले तो उनके जवाब अपने पास में मिले, बट आज की तारीख में जो जवाब है वो ज्यादा स्पेक्युलेटिव है बजाय ज्यादा फैक्चुअल बेसिस के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर जो है बेस्ड होने के। ऑल्सो अनसर्ड आर क्वेश्चंस ऑन जेंडर। डिड वुमेन मेक पॉटरी और डिड दे ओनली पेंट पॉट्स एज द प्रेजेंट? वॉट अबाउट अदर क्राफ्ट पर्सन? अब इसी तरीके से जेंडर के बेसिस पर भी अपने पास में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं है। जैसे कि महिलाओं को लेकर एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये पॉटरी बनाया करती थी, जो भी अपने को पॉटरी मिली है वहां पे मिट्टी के बने हुए बर्तन क्या महिलाएं बनाती थी, या फिर ये बर्तन बनाने का काम पुरुष करते थे और इनको पकाने के बाद में महिलाएं इनके ऊपर पेंटिंग किया करती थी? आज क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज है कि कुम्हारों में जो पुरुष हैं वो ये बर्तन वगैरह बनाते हैं
इनको सुखाते हैं, इनको पकाते हैं आग में, और जब ये पक जाते हैं तो उसके ऊपर फिर जो भी रंगना पोतना है और उसके ऊपर जो भी डिजाइन वगैरह का काम है वो उनकी महिलाएं करती हैं। तो उसी से फिर पैरेलल ड्रॉ करके अगर हम ये सवाल पूछें कि क्या उस टाइम पीरियड में भी ये महिलाएं पॉटरी बनाया करती थी या ये काम पुरुष ही करते थे और वो बन चुकने के बाद में उसके ऊपर पेंटिंग किया करती थी, इस सवाल का मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। इसी तरीके से महिलाओं की क्या भागीदारी थी, कितना पार्टिसिपेशन था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था नहीं था, इन सारे सवालों के भी कोई जवाब नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरे क्राफ्ट्समैन थे या दूसरे जो क्राफ्ट प्रैक्टिस किए जाते थे, बीड मेकिंग का क्राफ्ट हो गया या बीड मेकिंग के अलावा जो मेटल वर्किंग हो गई, शेल कटिंग हो गई, इसमें महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन था भी या नहीं था? अगर था तो समाज की किसी स्पेसिफिक एक कम्युनिटी का या एक स्पेसिफिक तबके का ही जो है पार्टिसिपेशन था, या इन जनरल सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, कोई भी कर सकता था या स्पेशल परमिशन लगती थी? इस तरीके की भी जवाब अपने पास में आज की तारीख में नहीं है। व्हाट वर द टेराकोटा फीमेल फिगराइंस यूज फॉर? अब ये फिर वही सवाल आ जाता है कि टेराकोटा की जो फीमेल फिगर्स अपने को मिले हैं, जिसको अपन ने मदर गॉडेस बोल दिया, क्या एक्चुअल में वो कोई देवी की मूर्ति है या फिर इसका कोई और प्रयोजन था, कोई और इस्तेमाल होता था? ये भी जवाब बहुत आप फैक्ट्स के बेसिस पे बहुत कन्विंसिंगली इसका जवाब नहीं दे सकते। Very few scholars have investigated issue of gender in the context of Harappan civilization, and this is a whole new area for future work. तो यहाँ से एक और क्वेश्चन जो उठता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था नहीं था तो कितना था, महिलाओं का ऑपरेशन होता था नहीं होता था, इक्वालिटी थी तो फिर किस लेवल तक की इक्वालिटी थी? ये सारे सवालों के जवाब इसलिए भी ज्यादा नहीं अपने को पता क्योंकि जेंडर के कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हड़प्पन सिविलाइजेशन को किसी ने स्टडी नहीं किया। अब कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है और ये भी अपने आप में एक फ्यूचर एरिया है जिसमें रिसर्च की जा सकती है, बट आज की तारीख में इस पे भी बहुत ज्यादा अपने पास में जवाब नहीं है। तो इसी के साथ में अपना जो ये टॉपिक है और ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे खत्म होता है। सारे जो टॉपिक्स अपन ने यहाँ पे पढ़कर समाप्त कर दिए हैं। अब जो लास्ट चीज इसके बाद में देखनी है वो है टाइमलाइंस। तो अब टाइमलाइंस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं।